हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का यह 8वां अध्याय है हिस्ट्री का। बीटीबीसी का बुक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। और बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वानी। क्या है? कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वानी। यह कहावत सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मोहन ने पूछा, मास्टर जी, आपने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? मास्टर जी बोले, इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है और हर 20-21 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। लिखा गया है कि गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी के क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन नए राज्यों का अस्तित्व उभर कर सामने आया, उसमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव तथा चोल आदि थे। कौन कौन थे? तो ये सब 7वीं से 8वीं शताब्दी के रूप में आपको गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, ये पाल को नाम याद रखना है। इन राज्यों के विषय में आप दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। तो ये राज्यों के कारण, ये जो है राज्य के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जहां बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया व अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में विकास के संकेत मिलते हैं, उत्तर भारत याद रखिएगा, यहाँ कौन कौन सी भाषा? तो बांग्ला है, असमिया, मैथिली, उड़िया, अवधी, ये सारे जो हैं क्षेत्रीय भाषाओं में विकास इसका मिलता है संकेत। वहीं दक्षिण के राज्य में हम जाएंगे तो तमिल एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाले शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास ने इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्रों में भी कालांतर एवं अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस सब के जो है इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। देखिए, भाषा एवं साहित्य, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। कब? तो 8वीं से 10वीं। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा। ये याद रखेंगे, किसका किसका प्रशासन में हुआ? तमिल, कन्नड़, मराठी, संस्कृत। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। किसके साम्राज्य में? तेलुगु साहित्य का, तो विजयनगर। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन का भी भाषा, मतलब बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। किसके? तो बहमनी। बाद में इन राजाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। उदाहरण स्वरूप बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण, महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने रामायण और महाभारत को बंगाली में अनुवाद करवाया? तो बंगाल का शासक था नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। आगे चलेंगे। यहाँ पर है कि दिल्ली के शासकों ने भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बांग्ला जैसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान मिली। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे, जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती थी। जो भी अलग अलग बोलियां बोले करते थे आम आदमी जो होते थे, इसी अपभ्रंश में उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उर्दू एक मिश्रित, जिसकी कौन कौन भाषा है? तो अरबी, फारसी, तुर्की इसमें शामिल है। ये मिश्रित भाषा क्या है? उर्दू किसका मिश्रण है? अरबी, फारसी और तुर्की का।
इसकी लिपि फारसी है, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी प्रकार उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही हैं। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। फारसी के विकास का कौन केंद्र पहला बना? तो लाहौर बना। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलेंगे, कहाँ से पूछा जाता है ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए, उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से शुरू होती है। इसके दो कारण थे। पहला, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वह उर्दू कहलाई। मतलब जो मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत जिस भाषा का करने लगे थे वो क्या कहलाई? उर्दू कहलाई पहले। दूसरा, यहाँ पर याद रखेंगे, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर या खेमा। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर या खेमा। दूसरी बात यहाँ पर है कि सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे और संपन्न बनाया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेखता एवं हिंदवी नाम दिया। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खुसरो ने क्या कहा इस भाषा को? तो रेखता या हिंदवी नाम दिया और इनमें काव्य रचना की। खुसरो की जो है ये रचना देखेंगे उदाहरण में, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भय चहुदेश। ये समझ गया? अपने जो हैं यहाँ पर खुसरो ने क्या कहा, ये मतलब हिंदवी। 14वीं शताब्दी में किसका हो रहा है विकास? तो हो रहा है उर्दू का। किसका? तो उर्दू का। उर्दू को क्या बोलते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर या खेमा। कौन कौन इसका प्रचार करता है? पहला तो मातृभाषा में वाले जो सैनिक हैं आपसी बातचीत के लिए इसका उपयोग कर रहे थे और यही उर्दू कहलाई। और उर्दू का शाब्दिक अर्थ भी हमने जाना है, शिविर और खेमा होता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो सूफी संतों द्वारा जो है धर्म प्रचार के उपदेश में इसका जो है विकास होता है और सूफी संतों के योगदान ने इसे क्या किया और संपन्न बनाया। और इसी के दरमियान 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेखता एवं हिंदवी का नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदवी। और इसमें एक रचना उन्होंने की। क्या रचना की? तो गौरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भय चहुदेश। ये आप देख सकते हैं, इनके ये रचना है। आगे चलेंगे कि अमीर खुसरो की कुछ और उर्दू काव्य रचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं आप। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं आप सुना सकते हैं और सुन सकते हैं या बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। हम एक दो रचनाएं आपको अमीर खुसरो की सुनाते हैं। इनकी रचना जो हम आपको सुनाने वाले हैं आप सुने भी होंगे। बहुत ही फेमस रचना है और यहाँ से मतलब कि आपको कविता तो लगता है कि इनकी रचना है, लेकिन बहुत फेमस है और आप इससे सीखते भी बहुत कुछ हैं। नाम आपको हम 2-4 पंक्ति सुना देते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मेरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, जरा बोलो निजाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौर झपट मोरी मटकी पटकी, दौर झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, लाज राख मेरे घूंघट पटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये आमिर खुसरो की ये रचना है, बहुत ही फेमस ये रचना है। आप गाना सुन सकते हैं, बहुत ही गाना भी आपको इसमें मिलेगा। चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। आपको रचना कहता है एकत्र करने के लिए, तो हमने एक आपको रचना सुना दी। आगे हम चलेंगे। आगे लिखा गया है कि दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाया। जो दक्षिण विकास में उर्दू का जो विकास होता है उसको दक्कनी कहते हैं, और जो उत्तर में हो रहा है, जो 14वीं सदी में खुसरो के द्वारा जो कहा जा रहा है काव्य रचना रची जा रही है, ये हिंदवी के नाम दिए थे। रेखतायन को बोले थे 14वीं सदी में, जो है इस भाषा को क्या बोला? रेखता बोले, और हिंदवी का नाम दिए एवं हिंदवी का नाम दिए। उनमें आपको हमने एक रचना भी सुना दी। और साथ ही साथ जब दिल्ली में देखेंगे तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाया।
18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती है। क्या है? उर्दू जो है हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी। कब? तो 18वीं शताब्दी में। और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। क्या बोलते थे? तो लोग जो थे उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की जो है मातृभाषा बन गई। उर्दू क्या बन गई? मातृभाषा किसकी? तो मुगलों की। घर, दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लगी। हिंदी, हिंद, हिंदवी तथा हिंदुस्तान जैसे शब्द का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाले सिंधु नदी से है। किससे है? तो उत्तर पश्चिम में आप देखते हैं यही भाग है उत्तर पश्चिम का। तो ये सिंधु नदी से हिंदी जो है हिंद, हिंदवी, हिंदुस्तान जैसे शब्द का संबंध भारत के किस भाग से? तो उत्तर पश्चिम भाग से बहने वाली सिंधु नदी से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदू से हिंद बना, हिंदू से हिंद बन गया। हिंदू से क्या बना? हिंद बन गया। हिंदू कौन बोलता था? ईरानी लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। ईरान के लोगों ने जब इस शब्द में इक प्रत्यय लगाया तो वह शब्द हिंदीक बन गया। जब इक प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद। किसका मतलब इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी का। इसका अर्थ ही होता है हिंद का। हिंद का मतलब तभी से हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। और तभी से जो है यहाँ पर हिंदी भाषा जो है हो गई, जो हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। हिंद कौन बोला? तो हिंदू जो है बोला कौन? तो सिंधु को हिंदू कहा ईरानी ने। और हिंद जो बन गया किससे? तो हिंदू से हिंद बन गया। और जब इसमें इक प्रत्यय लगाया गया तो यह हिंदीक बन गया, और जिसका अर्थ होता है क्या? हिंद का। और तभी से यह भाषा जो है हिंदी कही जाने लगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है? बता सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से। आगे हम चलेंगे कि सल्तनत काल में हिंदी भाषा के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख था जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं इस काल में संस्कृत में ही रही। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। कौन? तो हेमचंद्र सूरी। लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा प्रसिद्ध लोकभाषा काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नाम की राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं। कौन है? हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सी पहेलियाँ की रचना की, जो आज भी प्रचलित है। उसमें से एक नीचे दी गई है, बहुत ही जो है इनकी रचनाएं पहेलियों में है। देखिए, तरवल से एक तीरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो जो कहे, अपने नाम न बोली निबोली। देखिए, गद्य साहित्य का इतिहास लेखन कला का भी इस युग में विकास हुआ। जियाउद्दीन वर्नी, अफीफ और एसामी इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके विषय में हमने पढ़ा भी है 2-3 अध्याय में। जिया नक्शवी ने तुतीनामा नामक पुस्तक की रचना की। कौन? तो जिया नक्शवी तुतीनामा याद रखेंगे रचना की, जिसमें तोता एक ऐसी बिलहरी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था, जिसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया था। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें मुगल में तेजी लाई।
तेजी आई। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। तभी सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय यह विकास के शिखर पर था। कब हिंदी विकास के शिखर पर था? तो अकबर के समय में। 16वीं सत्रहवीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं की परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीतमय काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत कहानियों का काफ़ी प्रयोग होता रहा। इसी समय अलाओल के जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी, कहाँ के? तो अलाओल के जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया। ये बंगला में अनुवाद करते हिंदी में रचित पद्मावत को जायसी ने। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई। किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी को, और यहाँ पर चित्तौड़ अभियान के आधार पर यह प्रेम कहानी लिखी गई थी, पद्मावत, याद रखिएगा। फिल्म भी देखे होंगे आप पद्मावत के बारे में। अकबर के नवरत्नों में से अब्दुल रहीम खान एक खाना थे। कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान एक खाना, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। जो किस नाम से? तो रहीम के उपनाम से यह प्रसिद्ध हुए। रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। इन्होंने हिंदी में बहुत से दोहों की रचनाएं की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। इनके द्वारा लिखित दोहों के कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देखिएंगे। रहीमन विपदा तो भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे की होय, रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न मक्खन होय। ये रहीम की रचना थी। एक दो रचना और सुनाते हैं, चलिए सुना ही देते हैं। एक दो रचना रहीम की और आप सुन लीजिए। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कि कही रहीम एक दीप ते, प्रकट सबे दुति होय, तन स्नेह कैसे दुरे, जग दीपक जरो तो। और एक रचना और है कि समय पाए फल होत है, समय पाए छरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। और एक दो रचना सुनाए। एक और रचना सुनाते हैं कि आप न काहूँ काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। मतलब समझे, कुछ व्यक्ति जो होता है दूसरों पर कोई उपकार तो करते नहीं, पर उल्टे उनके मार्ग की बाधाएं खड़ी करते हैं। और यह बात कवि क्या कह रहा है? कवि ने बबूल के माध्यम से स्पष्ट किया कि बबूल की डालें, पत्ते, फल, फूल तो किसी काम के होते नहीं, वह अपने कांटों द्वारा दूसरों के मार्ग को क्या करते हैं? और बाधित किया करते हैं। चलिए, अब हम ज़्यादा नहीं दोहा सुनाएंगे, लाइन पर आइए। यहाँ पर आगे हम चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे अकबर के समय क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुई अकबर के समय। उसमें उसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। किसके समय में? अकबर के समय में रचना की। यह अवधी भाषा में की थी। किस भाषा में है? अवधी भाषा में, जिसके नायक क्या थे? राम थे। इसी समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली व्रजभाषा को भी प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास का इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। व्रजभाषा में दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया था। अपने तुकाराम और एकनाथ के बारे में पहले भी अध्याय में पढ़ा है।
देखिए, बिहार राज्य अनेक भाषाओं का क्षेत्र रहा है। इसमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती थी और कुछ का स्वरूप स्थानीय है। हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत से ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है। बिहार के चंद्रेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे। जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? तो मगधी से। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही, भोजपुरी का उद्भव हुआ, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा। क्या रहा? इससे उर्दू का भी विकास हुआ। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा का सबसे उन्नत एवं विकसित है। क्या है? मैथिली भाषा। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। किसमें? तो तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में। इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? मैथिली लिपि। मैथिली भाषा के लिपि के लिए मैथिली लिपि को विकास किया गया। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ है। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कहाँ के? तो यहाँ पर याद रखेंगे, विद्यापति अभी समस्तीपुर में पड़ता है और यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे मैथिली भाषा के। इन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य के बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया। मैथिली साहित्य को अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज के व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा जो है विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाओं भी लिखी, जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती रही। विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया। बर सुख सार पाओर तुर तीरे, छोड़ित निकट नयन बहुत नीरे। छोड़ित निकट नयन बहु नीरे। आप बर सुख तार पाओर तुर तीरे, छोड़ित निकट नयन बहु नीरे। ये विद्यापति की रचना है। देखिए, इस तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण किया। मगधी भाषा जो मगही बन गया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोलियों में भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी, कब? तो 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है और इसका लिखित साहित्य का जो है कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे। कौन? कबीर, जिनके दोहे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थे। इस तरह उर्दू, हिंदी, बंगला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। तो हमने भाषा के बारे में यहाँ पर जानकारी अच्छे से ले ली है। अब चलेंगे चित्रकला की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल से पहले भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जैन, बौद्ध, राजपूत, अन्य हिंदू राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वीं 8वीं शताब्दी के चित्र समूचे भारत में लघु चित्रों के से संबंध जोड़ते हैं। किसे? लघु चित्रों से। 7वीं 8वीं शताब्दी में तुर्की शासन काल में भी लघु चित्रकला शैली भारत में विभिन्न नामों से जीवित बनी रही। उनमें प्रमुख थे जैन चित्रकारी, पश्चिम भारतीय शैली, समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या? तो भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रें और कपड़े पर बने चित्रों के प्रमाण मिले। किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनतकालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्यों, शिकार के दृश्यों तथा कथानकों के चित्र शामिल हैं। किसके? संतलन कालीन में। और इनमें जो है सुनहरे रंगों का खुलकर प्रयोग किया गया है। देखेंगे सल्तनत कालीन, यहाँ पर देख सकते हैं ये लघु चित्र हैं। आगे हम पढ़ेंगे मुगलों के पहले सैन्य कक्षों में भित्ति चित्रों के रूप में चित्रकारी बहुत लोकप्रिय थी। क्या है? सैन्य कक्ष में कौन चित्र? भित्ति चित्र।
लेकिन समय के थपेड़ों के कारण केवल नाम मात्र के चित्र ही शेष बचे। दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के बिखरे और बचे हुए कुछ अवशेष में चंपानेर एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों और सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदुमा वाली मस्जिद से मिले। भित्ति चित्रों के ये अवशेष फूल पत्तियों और वनस्पतियों के रूप में, किसमें? फूल पत्ती के रूप में, वनस्पति के रूप में। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। उनके समय में बनाए गए चित्रों का उल्लेख विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि होती थी। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। मुगल के कला की शैली डालता है यहाँ पर, तो मुगल चित्रकला की नाम से जाने जाने वाली ये शैली मुगल चित्रकला, जिसमें इसमें जो पहली महत्वपूर्ण कृति है दास्ताने अमीर हमजा। क्या नाम है इसकी? इसमें जो पहली महत्वपूर्ण कृति क्या है? दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा। यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इसमें 1200 चित्र हैं। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। क्या है? सारे कपड़े पर, ये देख सकते हैं, बने हुए हैं। कैसे? तो चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास हुआ उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय 4 वर्ष जो अकबर की याद रखेंगे, अकबर का बहुत ही नाम याद रखेंगे यहाँ चित्रकला के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे तो अकबर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास हुआ उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय चौड़ा ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। तो अकबर के समय चौड़ा ब्रश की जगह गोल ब्रश और नीले और लाल रंग। उसके राज में उसके राज दरबार में जसवंत और दशावन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कौन कौन था उसके राज दरबार में? तो दशवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबरनामा यहाँ पर देखेंगे तो अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हीं को ही सौंपी गई, जो जसवंत थे और दशावन सौंपी गई। इस काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखता है। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखता है। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुँचे। इनमें से मुगलों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया। पहला कि व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। जो भी वस्तु दिख रहा है उसको छोटा, और पहला जो व्यक्ति है उसका भी चित्र। 2 यहाँ पर यूरोपीय जो भी शासन थे उसका यहाँ पर विशेषता ग्रहण किया गया, जो पुर्तगाली के द्वारा कुछ चित्र नमूने भेजे गए थे उसका। और आगे हम देखेंगे कि मुगल काल में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी तथा फूलों के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। राजस्थानी चित्रकला शैली एवं पश्चिमी भारत की चित्रकारी भी मुगलों की शैली से प्रभावित थी। कहाँ की? राजस्थानी चित्रकला और पश्चिमी भारत की चित्रकला भी मुगलों की शैली से प्रभावित थी। आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब के समय से चित्रकला का पतन आरंभ हो गया। जब मुगल दरबार में इनको आश्रय नहीं मिला तो छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया। इन क्षेत्रों में अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ, और इस अध्याय में पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पटना कलम और पहाड़ी चित्रकला के बारे में बीपीएससी मेंस क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला के बारे में। देखिए, उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी वो पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। क्या है? उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। उत्तर पश्चिम ये जो भाग है, यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न पहाड़ है, और पहाड़ में
राज्यों में की जाने वाली जो भी पहाड़ी राज्य है वहाँ पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। इस क्षेत्र में वर्तमान हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और जम्मू और उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र। देखिए, पहाड़ी चित्रकारी में पारंपरिक विषयों, पौराणिक गाथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते या पंछियों या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। क्या है इसमें? तो पहाड़ी चित्रकारी में पारंपरिक विषयों पर जो है पौराणिक गाथाओं के अतिरिक्त जो है यहाँ पर बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते या पंछियों या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्रों को बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों में फैली शाखाओं वाले पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों का चित्रण किया गया है। जो चित्र में फलों में से लदे हुए हैं, यही नहीं तारों भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी बनाए गए हैं। ये पहाड़ी चित्रकला की जो है सारी बातें हैं। और आगे है कि पहाड़ी चित्रकला में भड़कीले लाल, नीले और नारंगी रंग से लेकर हल्के पेंसिल रंगों का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों, बर्तनों, सिंहासनों, कुर्सियों और कालीनों आदि के सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। पहाड़ी चित्रकला में रंग के कई परतें चढ़ाई जाती थी। रंग की एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और सूखने के बाद फिर से चमकाकर दूसरी रंग की परत चढ़ाई जाती थी। अंत में रेखा चित्र को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम चलेंगे। पटना कलम तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन बीपीएससी मेंस पूछता है। तो ये तो पीटी है, मेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पटना कलम के देखेंगे तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला तो यह अन्य क्षेत्रों में रहने लगे। 1760 के समय मतलब 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल में मुर्शिदाबाद पहुँचे। कहाँ? तो संरक्षण की खोज में ये चित्रकार मुर्शिदाबाद आते हैं, बंगाल। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में आकर बस गए, मुर्शिदाबाद और कुछ पटना आ गए। इन्होंने लोधी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। कहाँ बसे? लोधी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा और दानापुर में बस गए और वहीं पर जो है चित्रकला के क्षेत्रीय रूप का इन्होंने विकास किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कहलाई। और यही चित्रकला शैली जो है कहाँ पर बसे थे? लोधी कटला, मच्छरहट्टा, आरा और दानापुर में बस गए और जो क्षेत्रीय कला थी, जो चित्रकला के क्षेत्रीय रूप थे, उसको विकसित किया। क्या किया? तो वहाँ पर बसे और चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। और यही चित्रकला शैली जो क्षेत्रीय रूप में विकसित हुई, वही चित्रकला शैली आज आप किस नाम से जानते हैं? तो उस नाम से, जिस नाम को आपको याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो नाम है पटना कलम या पटना शैली। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलेंगे। पटना कलम के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं। क्या हैं? पुरुष हैं। अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहते हैं। किसको पुरुषों की चित्रकला शैली कहते हैं? तो पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। किसके? लघु चित्र में, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। कहीं पर कागज में और कहीं हाथी दांत पर। इस शैली में व्यक्ति विशेष, पर्व त्योहार एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया है। किसको महत्व? पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु, ये सारे उसमें महत्व हैं।
इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंग का काम किया जाता था। किससे? तो ब्रश से। इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले का प्रयोग किया गया था। किस किस का रंग का प्रयोग? तो गहरा भूरा, गहरा लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे, अब हम संगीत के बारे में जानेंगे। ये दरगाह में कव्वाले गाते लोग देख सकते हैं। देखिए, संगीत जो है संतलत काल भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोग का युग था। इस काल में रबाब, सारंगी एवं नवीन वाद्यों गायन पद्धतियों का रागों आदि का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक कवि, प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरो थे। कौन थे मध्यकालीन संस्कृत परंपरा के खोजकर्ता? कौन थे इतिहासकार, और कौन थे कवि, और कौन थे दार्शनिक? सबका नाम एक ही है, वो है अमीर खुसरो। क्या है? तो मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक थे, प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे और यह दार्शनिक थे। ये कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया। ये गज़ल के रूप में खुदा की इबादत करती थी, जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। ये सूफी संत खानकाहों में गज़लों को गाते थे और भक्तिमय हो जाती थी। सल्तनत काल को दो प्रकार का गायन के सल्तनत काल में दो प्रकार के प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी। पहला था गज़ल, दूसरा था कव्वाली। कौन था सल्तनत काल में दो प्रकार का गायन शैली? तो गज़ल और कव्वाली। आज भी सुन सकते हैं आप। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? गज़ल को स्त्रीलिंग। इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। प्रेम पात्र से वार्तालाप। गज़ल का मीनिंग क्या होता है? अर्थ प्रेम पात्र से वार्तालाप। अरबी भाषा में इसको स्त्रीलिंग माना गया है, मानते हैं। एक गज़ल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11। गज़ल का संग्रह जो होता था दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था? तो गज़ल का जो संग्रह होता था उसको दीवान कहते थे। उस समय की अधिकांश गज़लें श्रृंगार रस में लिखी होती थी। किस रस में? तो श्रृंगार रस में। यही कारण है कि गज़लों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। गज़ल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली हुई कव्वाली। कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता है। कौल का अर्थ हुआ क्या? कथन। और कौल को गाने वाला कौन? तो कव्वाल कहलाता है। ठीक है, कथन को कहने वाला क्या कहलाएगा? कव्वाल कहलाएगा। और कौल का अर्थ क्या हुआ? कौल का अर्थ क्या हुआ? कथन। और कौल को गाने वाला कौन होगा? कव्वाल होगा, कहलाता था। यही गायन शैली कव्वाली कही जाने लगी। गज़ल के विषय में पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए और फिर यदि उसी विषय में प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही कव्वाली का रूप ले लेती है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों में शासक जैसे कि जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकी एवं ग्वालियर का शासक मान सिंह संगीत को संरक्षण देते थे। कौन कौन? सरकी और ग्वालियर के शासक मान सिंह। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। इन्होंने भी सिकंदर लोदी था, ये भी संरक्षण देता है। मुगल बादशाह ने संगीत को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायनों को 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन था? तानसेन। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं, जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान हैं। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में जो गायक रहता था वह अपनी रचनाओं में उस आश्रयदाता का गुणगान किया करता था। उसमें एक थे तानसेन, नवरत्न के थे अकबर में। आगे है कि ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था। क्या? तो दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था। और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी।
क्या? जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। क्या अब यह संभव है कि दीपक राग गाने पर दीपक स्वयं जल उठे और मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगे? मुगल काल में जो है ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। ख्याल गायन का ख्याल दो प्रकार के होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती है और छोटे ख्याल की लय मध्यम व तीव्र एवं चंचलतापूर्वक रहती है। इसीलिए बड़े ख्याल के मुकाबले छोटा ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जो अकबर के समय में मिला। अब चलेंगे बिहार में संगीत। तो बिहार में संगीत, यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार में पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। पटना में ख्याल और ठुमरी की विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गज़ल, दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैली थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। याद रखेंगे, चिंतामणि को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई। बहुत ही बड़े संगीतज्ञ हुए थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो है आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है और समाप्ति के बाद हम यहाँ पर कुछ अभ्यास क्वेश्चन जो हैं हम कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव में है उसको हम करेंगे। देखिए, उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? तो हमने पढ़ा कि उर्दू की जो उत्पत्ति है वह 11वीं शताब्दी में, यहाँ पर देखेंगे तो 11वीं-12वीं शताब्दी में होती है। यहाँ पर देखिए, पहले देख ही लेते हैं उर्दू की जो उत्पत्ति होती है कब होती है। एक मिनट, देखिए, हिंदी जो है उर्दू का जो विकास होता है वह दक्षिण भारत में होता है और यह 18वीं शताब्दी में दक्षिण में होता है, दक्षिण भारत की ओर। और जो ऊपर आप देखेंगे उर्दू का विकास जो होता है 11वीं, हमने 11वीं शताब्दी बोल दी, तो ये 11वीं शताब्दी में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका विकास कब, तो 11वीं शताब्दी। हम दिखा देते हैं ताकि आप जो है थोड़ा याद भी रख सकें। तो 11वीं शताब्दी हो गया। आगे चलिएगा क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं 12वीं था, लेकिन 11वीं शताब्दी यहाँ याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी। उर्दू का शाब्दिक क्या होता है? तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर, महल और दरबार। क्या होता है शाब्दिक अर्थ उर्दू का? शिविर। क्या होता है? शिविर। यहाँ पर देखेंगे तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको उर्दू का शाब्दिक अर्थ मिलेगा। देखेंगे, क्षेत्रीय भाषा और उर्दू फारसी, देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मिला। तो उर्दू का क्या हुआ शाब्दिक अर्थ? शिविर या खेमा। शिविर या खेमा। यहाँ पर से देख लिया क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। हमने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देख लीजिए कहाँ से पूछा गया है। आगे चलेंगे, शिविर हो गया। अब हम चलेंगे किस नंबर पे? तो शिविर हो गया ये, इसका आंसर शिविर। ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और यहाँ पर है कि अकबर के नवरत्न में कौन थे? तो तानसेन। कौन थे? तानसेन। तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो रामचरितमानस की। तो हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर कर ली और जो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये भी हमने आपको दिखाया। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थोड़ा जो है आप मोटिवेट करिए, हम आपके लिए जी जान लगा देंगे। हम जो है आपको बोले हैं कि हम इस महीने 12 तक कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर दिन जो है 5 से 7 वीडियो आपको मिल रहे हैं। कल से हम कोशिश करेंगे कि 5-7 से ज़्यादा मिले और आपको जल्द से जल्द सारा वीडियो मिल जाए, ठीक है। कल आपका जो है ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और जो बचे हैं साइंस की 6 क्लास के वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
और कल आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा 7वां का हिस्ट्री। और पॉलिटी शुरू हो रहा है, पॉलिटी 2 अध्याय हो चुके हैं, वो भी हम चाहेंगे कि कल ही ख़त्म हो जाए और हम 8 की ओर चलेंगे। साइंस चलेगा अभी आपका, साइंस जो है 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद 8 चलेगा। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।